सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्री फॉल। तो ये जो भी मोशन अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से हो रहा होता है ना, उसको फ्री फॉल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो आप किसी वेलोसिटी के साथ उसको ऊपर भेजोगे, लेकिन एक पॉइंट पर जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, और फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। तो ये मोशन जो कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कर रहा है, इसी को फ्री फॉल कहा जाता है। अब देखो, अगर आप किसी चीज़ को ऊपर फेंक रहे हो कुछ वेलोसिटी के साथ, तो वो नीचे ही आएगा वापस, लेफ्ट राइट नहीं होगा। यानी कि फ्री फॉल के अंडर में कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। जैसे अगर आप कुछ वेलोसिटी के साथ किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, 10 वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हो, तो धीरे धीरे उसका जो स्पीड है कम होता जाएगा, और एट द एंड जो मैक्सिमम हाइट लेगा वो अपनी, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अब देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ज़रूर इन्वॉल्व होता है। तो इस फ्री फॉल के टाइम पर भी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से, इसीलिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। अब मोशन का जो सेकंड लॉ था, उसमें आपने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर आप फोर्स की अलग ही परिभाषा पढ़ रहे हो, क्योंकि फ्री फॉल के टाइम पर इसमें एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें अपने स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो अगर आप किसी प्लैनेट के रिस्पेक्ट में अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काउंट करना चाहते हैं और उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट मिल जाएगी, जिसको सॉल्व करके आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो हमेशा के लिए कांस्टेंट ही रहेगा। दूसरा जो मास है, अगर हम अपने प्लैनेट की बात करें तो अर्थ का मास भी कांस्टेंट है। तीसरा डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो इन सबको काउंट करके हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिल जाती है, और बस उससे जो भी मास है उस ऑब्जेक्ट का, उसको मल्टीप्लाई करके हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। तो अगर हम अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो वो कैलकुलेट करके निकाली गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि हमारा गोला परफेक्ट गोला नहीं है, थोड़ा सा ओवल शेप में है, तो इक्वेटर पे उसका रेडियस ज्यादा होता है। अब देखो क्या होगा, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। रेडियस मतलब अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो उधर जी की वैल्यू कम होगी। और रेडियस ज्यादा अर्थ की इक्वेटर पर है, कम है पोल्स पे, तो पोल्स पे जो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी, और जो इक्वेटर की बात करें अगर हम, तो इक्वेटर पे कम होगी। इसीलिए अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाली गई है। अब देखो क्या होता है, जो आपने पहले फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन या मोशन वाले चैप्टर्स पढ़े थे ना, वहाँ पर आपने मोशन को कैलकुलेट करना सीखा था बहुत सारे अलग अलग फार्मूलाज से। 3 ही फार्मूलाज तो थे वैसे। और इस चैप्टर में आप क्या करने वाले हो, जो भी मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है ना, उसकी वैल्यू काउंट करने वाला न्यूमेरिकल आपके पास आएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए भी आपको इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज का यूज़ करना है, बस थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। क्योंकि जो मोशन है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रही है, तो हमेशा वर्टिकली होगी मोशन, यानी कि आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बजाय हाइट का मेजर दिया जाएगा, और एक्सेलरेशन की बजाय आपको हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी की वैल्यू इसमें डालनी होगी। और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही नीचे की तरफ लग रहा होता है, तो हम इस g की वैल्यू को माइनस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, या तो नेगेटिव 9.8, या फिर कई बार न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए हम इसे 10 भी ले लेते हैं। Now let's solve an example based on these equations. तो एग्जाम्पल है 10.2 और लिया गया है NCERT से। इसमें बोला गया है कि a car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 second. Let g be 10 meter per second square for simplifying the equations. सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्योंकि कार ड्रॉप हो रही है यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और टाइम बताया हुआ है 0.5 सेकेंड, और जी की वैल्यू हमें बोला गया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमको इसमें गिवन थी। और सबसे पहले हमें इधर फाइंड करना है स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो वो हम फर्स्ट फॉर्मूले से बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगेन यहाँ पर एक्सेलरेशन के बजाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आएगी, दैट इज 10।
तो क्योंकि u की वैल्यू 0 थी इसलिए एक्सेलरेशन इनटू टाइम करके हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमको पता करना है हाउ हाई इज द लेच फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि हमें हाइट पता करनी है। तो इसको हम सेकेंड फॉर्मूले से निकाल लेंगे, दैट इज h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। एज द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हाफ इंटू 10 इंटू 0.25 which is equals to 1.25 meter. So this was all about free fall. Now let's come to mass and weight. तो जनरली हम लोगों को लगता है कि मास और वेट ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मास का मतलब होता है कि जितना अमाउंट ऑफ मैटर एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, और ये अमाउंट कहीं भी चेंज नहीं करता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर है या कोई ऑब्जेक्ट मून पर है या फिर यही ऑब्जेक्ट मून पर है, तो ऐसा नहीं होगा कि अर्थ पे उसका मास कुछ और है और मून पे कुछ और होगा। इट विल बी सेम बिकॉज इट्स जस्ट द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट। और पिछले चैप्टर में हमने इनर्शिया के बारे में भी पढ़ा था। हमने देखा था कि काफ़ी हद तक मास इनर्शिया पर डिपेंड करता है, या फिर ये कहो कि मास इनर्शिया का मेजर होता है किसी ऑब्जेक्ट का। यानी जितना ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी होगा। एंड एज यू मस्ट बी अवेयर विद इनर्शिया दैट इट्स जस्ट द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ये तो मास हो गया। अब देखते हैं कि वेट क्या होता है, या वेट जिसको हम एग्जैक्टली समझते हैं वो वेट होता भी है या नहीं। जनरली हम वेट का यूनिट केजी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मास का यूनिट होता है केजी। तो देखो, हम सब जानते हैं कि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होती है, जिस फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट भी ये फोर्स ही होता है जिससे अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। यानी वेट को निकालने के लिए भी अगर आप उस ऑब्जेक्ट के मास से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी उसके वेट की। So the force of attraction of the earth on an object is known as the weight of that object, और इसको हम डिनोट करते हैं W से, और इसकी ऐसा यूनिट भी न्यूटन ही होती है जैसे कि फोर्स की होती है। और क्योंकि फोर्स के जैसे ही वेट में भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पर मास के जैसे हर जगह वेट की वैल्यू सेम नहीं रहती, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम नहीं रहती हर जगह। देखो, वेट क्या है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास तो हर जगह सेम ही रहेगा, अर्थ पर भी एक ही जैसा रहेगा, मून पर भी वही रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ये बदल जाती है। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा आया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से। प्लैनेट के मास को मल्टीप्लाई करके हमने फिर उससे रेडियस, उसके रेडियस के स्क्वायर को डिवाइड किया है। अब हर प्लैनेट का या फिर मून का रेडियस और उसका मास तो अलग होगा ना, इसीलिए इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती रहती है पूरे यूनिवर्स में, जिसकी वजह से वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। अर्थ पर कुछ और है, मून पर कुछ और ही होगा। तो अब देखते हैं कि मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे वेरी करेगा। बहुत आसान है। देखो, मास तो हर जगह सेम ही रहेगा, चाहे मून हो चाहे कोई भी जगह हो, इसलिए हम बस इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे आएगी? सिंपल, इट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली मून के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस अब इससे आपके मास को मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि आपका वेट मून पर क्या होगा। और अगर हम वेट ऑन मून से वेट ऑन अर्थ को कंपेयर करें तो जो भी आपका वेट अभी अर्थ पर है ना, उसका 1/6 मून पर होगा। यानी इफ यू आर हियर 60 kg तो मून पर आपका वेट 10 kg दिखाई देगा। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। इन इट्स